हेलो दोस्तों। एयरक्राफ्ट लीजिंग एक कियोटिक इंडस्ट्री है जिसमें किसी भी इंडस्ट्री के मुकाबले सबसे अच्छे टैक्स ब्रेक्स, आयरनक्लैड कॉन्ट्रैक्ट्स और मार्केट फंक्शनिंग के हिस्से जैसी बहुत सारी जियोपॉलिटिकल चेस शामिल है। पर दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट्स में से एक इंडिया इस कहानी से मिसिंग था। हमारा पैसेंजर ट्रैफिक एक डेकेड में डबल से ज्यादा होकर 2024 तक 17 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। इंडियन कैरियर्स के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक्स में से एक है, जिसमें मई 2026 तक 1600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरीज पेंडिंग है। फिर भी इंडिया के कमर्शियल फ्लीट का लगभग 80% लीज्ड है, जो लगभग 53% के ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है। इसका लगभग पूरा हिस्सा आयरलैंड या सिंगापुर में बेस्ड एंटिटीज के थ्रू होता है। हर साल इसके कारण देश से कई बिलियन डॉलर्स बाहर चले जाते हैं। एस्टिमेट्स के मुताबिक कोविड से पहले इंडियन एयरलाइंस इंटरनेशनल लेसर्स को लीज रेंटल्स में एनुअली लगभग 1.6 टू 1.8 बिलियन डॉलर्स पे कर रही थी। इंडिया एक डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट लीजिंग मार्केट को स्क्रैच से बिल्ड करके इसे बदलने की कोशिश कर रहा है, पर वहां तक पहुंचने का मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम से डील करना था जो सिर्फ टैक्स इंसेंटिव से काफी आगे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के एयरक्राफ्ट लीजिंग मार्केट में रोल को समझेंगे। सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री के स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम इंडिया का इस इंडस्ट्री में रोल देखेंगे। हम इस इंडस्ट्री से जुड़े दो इंपॉर्टेंट केसेस को भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम इस इंडस्ट्री में गिफ्ट सिटी का रोल समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस इंडस्ट्री के स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में समझते हैं। देखो दोस्तों, किसी भी देश के लिए लीजिंग मार्केट बिल्ड करना कई कारणों से मुश्किल होता है। एयरक्राफ्ट एक ऐसा एसेट है जो फिजिकल वेयर और मार्केट वैल्यू में भी काफी तेजी से डिप्रिशिएट होता है। एक लेसर का पूरा बिजनेस मॉडल मल्टीपल लीज साइकिल्स के दौरान उस एसेट की बची हुई वैल्यू को बचाने पर डिपेंड करता है। यही वजह है कि एक टिपिकल लीजिंग अरेंजमेंट इन्वेस्टर्स के फेवर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। देखो, सेल एंड लीज बैक एयरक्राफ्ट लीज करने का सबसे कॉमन तरीका है। यहाँ एक एयरलाइन एयरबस या बोइंग से एक डिस्काउंटेड प्राइस पर प्लेन खरीदती है, उसे इमीडिएटली एक लीजिंग कंपनी को प्रॉफिट पर बेचती है और उसे तुरंत वापस लीज पर ले लेती है। एयरलाइन को बैलेंस शीट के बर्डन के बिना एयरक्राफ्ट मिल जाता है, जबकि साइड में कुछ क्विक कैश भी बन जाता है। लेसर को इंटरेस्ट के साथ एक लॉन्ग टर्म डॉलर डिनोमिनेटेड रेंटल स्ट्रीम मिलती है और लीज के एंड तक एयरक्राफ्ट भी वापस मिल जाता है। इस सेटिंग में दोनों साइड्स खुश हैं, जब तक कि कुछ गलत ना हो जाए, जो एयरक्राफ्ट के साथ अक्सर हो सकता है। उस केस में अपने एसेट की वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए लेसर्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं जो हेविली उनके फेवर में होते हैं। उनकी एक छोटी लिस्ट देखते हैं। हेल और हाई वाटर क्लॉज के मुताबिक एयरलाइन को रेंट पे करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। पैंडेमिक, इंजन फेलियर, रेगुलेटरी ग्राउंडिंग, बारिश हो या धूप। एयरलाइन से मंथली नॉन रिफंडेबल पेमेंट्स करने की उम्मीद भी की जाती है, जिसे फ्यूचर के बड़े मेंटेनेंस को प्री फंड करने के लिए एक एस्क्रो अकाउंट में अलग से रखा जाता है। अगर एयरलाइन अग्रीड स्टेट में प्लेन रिटर्न नहीं करती तो पेनल्टीज भी बहुत बड़ी होती हैं। फ्लाइट आवर्स, इंटीरियर्स के मॉडिफिकेशंस, एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ सकते हैं और कौन सा वेंडर इंजन को रिपेयर या एक्सेस कर सकता है, इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। यही वजह है कि ग्लोबल लीजिंग इंडस्ट्री आयरलैंड, सिंगापुर और दुबई जैसे इन्वेस्टर फ्रेंडली हब्स में ही जमा हो गई है। ये ज्यूरिसडिक्शंस अच्छे टैक्स ब्रेक्स और सब्सिडीज तो ऑफर करते ही हैं, पर वो ऐसे लीगल सिस्टम्स भी ऑफर करते हैं जो लेसर्स के राइट्स को प्रिजर्व करे, परचेस को फाइनेंस करने के लिए डीप कैपिटल मार्केट्स दे और लॉयर्स, ऑडिटर्स और एसेट मैनेजर्स का एक एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम दे जो इस बिजनेस को जानते हो। मैंने जिन तीनों देशों का नाम लिया, उन्हें ऐसे हब्स बिल्ड करने में कई सालों का समय लगा। वहीं इंडियन इकोनॉमी में फंडामेंटली इस सब की कमी थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रेडिटर राइट्स का था। आफ्टर ऑल, एयरक्राफ्ट लीजिंग ट्रस्ट पे चलता है। एक लेसर दूसरे देश की एयरलाइन को एक $100 मिलियन से ज्यादा का एसेट हैंडओवर करता है, इस बेट पर कि लीगल सिस्टम उन्हें प्लेन वापस लेने देगा अगर एयरलाइन डिफॉल्ट करती है। सारे बड़े लीजिंग हब्स केप टाउन कन्वेंशन नाम के एक इंटरनेशनल रूल्स के सेट को मानते हैं जो एयरक्राफ्ट क्रेडिटर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया ने 2008 में इस कन्वेंशन को रैटिफाई किया था, पर इसे एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए कभी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन पास नहीं किया। इसका मतलब था कि इंडियन कोर्ट्स के पास कन्वेंशन को एनफोर्स करने के लिए कोई क्लियर लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं था। एडिशनली, जब हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड किक इन हुआ, तो इसने एयरक्राफ्ट के साथ साथ सारे एसेट रिकवरी पर भी एक ब्लैंकेट मॉरेटोरियम इंपोज कर दिया। एक लेसर अपना प्लेन वापस नहीं ले सकता था जब एयरलाइन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से गुजर रही हो, जो सालों तक चल सकती थी। फिर टैक्स इनएफिशिएंसीज भी थी।
फॉरेन लेसर्स को पे किए जाने वाले लीज रेंटल्स इंडिया में विथहोल्डिंग टैक्स अट्रैक्ट करते थे, जिसने लीजिंग की इफेक्टिव कॉस्ट को बढ़ा दिया। अब इंडिया का आयरलैंड के साथ एक डबल टैक्सेशन ट्रीटी था जो इसे रोकता था, पर इसका मतलब यह भी था कि हर लीज को डबलिन के थ्रू ही स्ट्रक्चर करना पड़ता था, जो उसी डिपेंडेंस को वापस और बढ़ाता था जिसे गवर्नमेंट खत्म करना चाहती थी। इसके ऊपर से इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर एक्टिवली उस एंटिटी को पीनलाइज करता था जो ऑनशोर लीज करने की कोशिश करता था। पुराने जीएसटी रूल्स के अंडर अगर एक इंडियन लीजिंग कंपनी एक एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करती थी तो वो 5% इंपोर्ट आईजीएसटी पे करती थी, पर उसे लीज रेंटल्स पर चार्ज किए जाने वाले आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट ऑफसेट नहीं कर सकती थी। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स तब एयरक्राफ्ट पर अप्लाई नहीं होते थे, पर आयरलैंड से एक ऑफशोर लीज के अंडर वही सेम प्लेन इंपोर्ट करने वाली एयरलाइन को इंपोर्ट आईजीएसटी से पूरी तरह एग्जेम्पशन थी। एक तीसरा लिमिटेशन भी था जो खास करके फिजिकल था और हाइंडसाइट में ये काफी अजीब भी था। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एसईजी में लोकेटेड कोई यूनिट कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करता था तो उसे टैक्स एग्जेम्पशंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए उस प्रोडक्ट को फिजिकली एसईजी के अंदर लाना पड़ता था। पर एयरक्राफ्ट के लिए इसका कोई सेंस नहीं बनता जो रीजन्स के बीच उड़ता है और एयरपोर्ट के अलावा कहीं और लोकेट नहीं किया जा सकता। और फाइनली इंडिया के पास सिंपली फाइनेंशियल डेप्थ ही नहीं था। एयरक्राफ्ट लीजिंग एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। ग्लोबल लेसर्स बॉन्ड मार्केट, एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज और बैंक सिंडिकेशंस के थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज करते हैं। इंडिया के कैपिटल मार्केट्स भले ही ग्रो कर रहे हैं, पर उनके पास स्केल पर एयरक्राफ्ट बैक्ड फाइनेंसिंग को सपोर्ट करने के लिए डेप्थ या सोफिस्टिकेशन नहीं था। इंडियन बैंक्स एक ऐसे सेगमेंट में एंटर करने के बारे में श्योर नहीं थे जिसे वो एक्सट्रीमली रिस्की मानते थे, और ये कोई हाइपोथेटिकल रिस्क्स भी नहीं थे। दो बड़े एयरलाइन कोलैप्सेस ने उन्हें ग्लोबल लीजिंग कम्युनिटी के लिए एक एग्जाम्पल बना दिया था। पहला 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का था। एयरलाइन के फाउंडर विजय माल्या ने एक फ्लैशी फुल सर्विस कैरियर बिल्ड किया था जो कैश लूज कर रहा था। जब किंगफिशर ने उड़ना बंद किया तो फॉरेन लेसर्स ने अपने एयरक्राफ्ट्स तुरंत रिकवर करने की कोशिश की, पर इंडियन लॉ ने कुछ दिनों को महीनों में बदल दिया और ऐसा नहीं होने दिया। डीजीसीए ने आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट ड्यूज जैसे एयरपोर्ट पार्किंग चार्जेस, नेविगेशन फीस, ग्राउंड हैंडलिंग कॉस्ट्स जो किंगफिशर गवर्नमेंट एंटिटीज को ओ करता था, उन्हें साइट करते हुए एयरक्राफ्ट को डी रजिस्टर करने से मना कर दिया। किंगफिशर ने खुद भी डी रजिस्ट्रेशन पर ऑब्जेक्शन उठाया और ये क्लेम किया कि उसने लीज पेमेंट्स के थ्रू ओनरशिप राइट्स अक्यूमुलेट कर लिए थे। लेसर्स को इंडियन कोर्ट्स के थ्रू लड़ना पड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ मीट करना पड़ा और गवर्नमेंट क्रेडिटर्स को पे ऑफ्स नेगोशिएट करने पड़े। इस पूरे समय में उनके एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरपोर्ट्स पर आइडल बैठे रहे और अपने वैल्यू खोते रहे। डीवीबी नाम का सिर्फ एक लेसर ही एक प्लेन रीपोजेस कर सका, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उस समय इंडिया के बाहर था। फिर 2019 में जेट एयरवेज आया। अपने पीक पर जेट एयरवेज इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कैरियर था, लेकिन क्रशिंग डेट के कारण ये बैंक्रप्सी फाइल करने पर मजबूर हुआ। लेसर्स ने 14,400 करोड़ रुपीस से ज्यादा के क्लेम्स फाइल किए, पर सिर्फ 2,290 करोड़ रुपीस एडमिट किए गए और वो भी अनपेड रहे। आईबीसी मॉरिटोरियम किक इन हो गया जिसने एयरक्राफ्ट को फ्रीज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल लिक्विडेशन के ऑर्डर तक इंसॉल्वेंसी 5 साल तक चलती रही। लेसर्स अपने प्लेन्स वापस नहीं पा सके, उन्हें किसी और को लीज नहीं कर सके और लीगल प्रोसेस के चलते एयरक्राफ्ट्स डेप्रिशिएट होते रहे। इनमें से हर एक एपिसोड और बाद में 2023 में गो फर्स्ट के एपिसोड के बाद ग्लोबल लीसिंग इंडस्ट्री ने इंडिया रिस्क प्रीमियम को रिकैलकुलेट किया, जिससे इंडियन एयरलाइंस के लिए लीसिंग रेट्स बढ़ने लगे। इंडिया का प्रीमियम केप टाउन कंप्लायंट देशों की एयरलाइन से 8 to 10% ज्यादा हो गया। इस सब के लिए इंडिया का पहला स्ट्रॉन्ग आंसर प्रोजेक्ट रूपी रफ्तार था, जो 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का सेटअप किया गया एक वर्किंग ग्रुप था। उन्होंने 2019 में अपना लैंडमार्क रिपोर्ट पब्लिश किया जिसने पूरे केस को काफी सिंपली रखा। इंडिया लीज्ड एयरक्राफ्ट के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक था, पर उन लीसेस की सारी इकोनॉमिक वैल्यू कहीं और कैप्चर हो रही थी। जिस सॉल्यूशन को इसने पिच किया वो इंडिया के अंदर एक कंपीटिंग इकोसिस्टम बिल्ड करना था, जिसे अब गिफ्ट सिटी जैसे जाना जाता है। रिपोर्ट के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, जिसमें से हम सिर्फ कुछ को कवर करेंगे। अप्रैल 2020 में इंडिया ने IFSCA या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी को गिफ्ट सिटी के लिए एक यूनिफाइड रेगुलेटर जैसे एस्टैब्लिश किया, जिसने उन अप्रूवल्स के पैचवर्क को रिप्लेस किया जिनकी पहले सेबी और RBI के साथ 4 अलग रेगुलेटर से जरूरत होती थी। अक्टूबर 2020 में गवर्नमेंट ने एयरक्राफ्ट लीज को IFSCA एक्ट के अंडर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे डेजिग्नेट किया। फरवरी 2021 तक लीजिंग फ्रेमवर्क रेडी था,
लेसर्स ऑपरेटिंग लीजेस के लिए सिर्फ $200,000 की मिनिमम कैपिटल के साथ गिफ्ट सिटी में रजिस्टर कर सकते थे, फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्ट कर सकते थे और कई टैक्स इंसेंटिव्स को एक्सेस कर सकते थे। जैसे नॉन रेजिडेंट्स को लीज रेंटल्स पर कोई विथहोल्डिंग टैक्स नहीं देना पड़ता था, कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं देने पड़ते थे, कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती थी और प्रॉफिट्स पर एक टैक्स हॉलिडे भी मिलता था। इनफैक्ट टैक्स हॉलिडे खुद शुरुआत में ऑपरेशंस के पहले 15 सालों में से 10 साल का था। ये एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए एक चिंता का कारण था जहां एयरक्राफ्ट लीजेस लगभग 10 साल तक चलते हैं, जबकि एक एयरप्लेन का लाइफ स्पैन लगभग 20 से 25 साल का होता है। तो 2026 यूनियन बजट ने इसे बढ़ाकर 25 सालों में से 20 साल कर दिया और उसके बाद एक कंसेशनल 15% रेट रखा। पहले इंपोर्टेड गुड्स को प्लेग करने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट और एसईजी प्लेसमेंट के इश्यूज को रिपेयर करने के साथ गिफ्ट सिटी आयरलैंड और सिंगापुर के साथ टैक्स पेरिटी के काफी पास आ गया। शायद सबसे बड़े रिफॉर्म्स लीगल साइड पर आए। अप्रैल 2025 में पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स एक्ट पास किया, जिससे फाइनली केप टाउन कन्वेंशन को डोमेस्टिक लीगल फोर्स मिली। नए लॉ के अंडर लेसर्स एक डिफॉल्ट के 2 महीने के अंदर एक एयरक्राफ्ट को रिपोजेस और डीरजिस्टर कर सकते हैं। ये एक्ट खास करके कन्फ्लिक्टिंग डोमेस्टिक लॉज को ओवरराइड करता है और एयरक्राफ्ट ट्रांजैक्शंस को आईबीसी मॉरेटोरियम से भी एग्जेम्प्ट रखा गया है। इन चेंजेस ने डील्स के टर्म्स में असली इंपैक्ट बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लिया। सितंबर 2023 में एयर इंडिया ने अपनी गिफ्ट सिटी सब्सिडियरी के थ्रू स्ट्रक्चर किए गए एक फाइनेंस लीज के जरिए इंडिया का पहला एयरबस A350 वाइड बॉडी एक्वायर किया। वो इस बात का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था कि ऑनशोर फ्रेमवर्क कॉम्प्लेक्स हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकता है। अक्टूबर 2025 तक एयर इंडिया की गिफ्ट सिटी लीजिंग आर्म ने 6 बोइंग 777-300 ERs को फाइनेंस करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बैंक ऑफ इंडिया से एक $215 मिलियन का स्ट्रक्चर्ड लोन सिक्योर कर लिया था। ये गिफ्ट सिटी बोरोअर के साथ पहला बड़े स्केल का कमर्शियल बैंक फाइनेंसिंग था। और मार्च 2026 में इंडिगो ने 2 एयरबस A320s के लिए अब तक का पहला ऑनशोर जापानीज ऑपरेटिंग लीज विद कॉल ऑप्शन या JOLCO कंप्लीट किया। ये एक सोफिस्टिकेटेड फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है जो पहले सिर्फ ऑफशोर हब्स के थ्रू ही पॉसिबल होता था। दिसंबर 2025 तक गिफ्ट सिटी के पास 38 रजिस्टर्ड लेसर्स थे और इसने लगभग $5.8 बिलियन वैल्यू के लगभग 370 लीज्ड एविएशन एसेट्स को फैसिलिटेट किया था। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर सभी ने हब के अंदर लीजिंग आर्म सेटअप किए हैं और उनके बीच मिलके अगले कुछ सालों में गिफ्ट सिटी के थ्रू 200 से ज्यादा एडिशनल एयरक्राफ्ट लीज करने का प्लान है। आपको क्या लगता है, क्या गिफ्ट सिटी के थ्रू इंडिया अपने एयरक्राफ्ट लीजिंग इंडस्ट्री को स्टेबलाइज और ग्रो कर पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।